हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात में इलाज के दौरान झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की मौत, पड़ोसी ने ही किया था रेप। गुजरात के भरूच में झारखंड की 9 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उसकी मौत हो गई। पीड़िता के पिता एक प्रवासी श्रमिक हैं और वह भरूच में काम करते हैं। पीड़िता को 10 दिन पहले वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी सर्जरी भी हुई थी। लेकिन दुष्कर्म के कारण उसके पेट और मुंह में गंभीर चोटें आई थीं और वह बच नहीं पाई। वहीं आरोपी विजय कुमार भी झारखंड के डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाना के लालगढ़ गांव का रहने वाला है और पीड़िता के पिता के साथ एक कारखाना में काम करता था। जानकारी हो कि इस मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, ADG सुमन गुप्ता और IAS किरण पासी को गुजरात भेजा। टीम ने पीड़िता के परिजन से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली थी और स्थानीय प्रशासन से बातचीत की थी। इसके साथ ही पीड़िता के उचित इलाज के लिए व्यवस्था भी की थी। इसके बावजूद गंभीर चोटें आने के कारण पीड़िता बच नहीं पाई। खूंटी में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, गेल के 2 कर्मचारियों की मौत। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर कूल्डा जंगल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में गेल इंडिया के 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान आशीष कुमार सिंह, 31 वर्ष, निवासी हुर्राहुरी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, और असद अली, 32 वर्ष, निवासी डोरंडा दर्जी मोहल्ला, रांची के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारी रांची के डोरंडा से रनिया स्थित गेल स्टेशन SB7 ऑफिस के काम से इनोवा कार गाड़ी संख्या JH1FR 2706 से जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराकर एक पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तोरपा थाना के सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार देव ने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने आशीष और असद को मृत घोषित कर दिया। कार में सवार तीसरे व्यक्ति विजय कुमार, निवासी रचौल, औरंगाबाद का इलाज चल रहा है। गेल इंडिया के अधिकारी भी सूचना मिलते ही तोरपा थाना पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। रांची में 2.5 साल के अंदर बनेगा नया मेडिकल कॉलेज, राज्य सरकार ने दी 11 अरब रुपए की स्वीकृत। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स के अलावा एक और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। इसका नाम होगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, RMCH। यह कॉलेज कांके इलाके में बनेगा और इसके लिए ऋणपास की करीब 25 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 11 अरब रुपए की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 74 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह कॉलेज नेशनल मेडिकल काउंसिल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनेगा और इसका निर्माण कार्य 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण लागत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मानी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की थी। रांची मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से रिम्स पर मरीजों का दबाव कम होगा। RMCH में हॉस्पिटल ब्लॉक के निर्माण पर लगभग 3 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा एकेडमिक ब्लॉक, OPD, डायग्नोस्टिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस और स्टूडेंट्स ऑफ नर्सों के लिए 5 हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवास भी बनेंगे। मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक धर्मशाला का भी निर्माण होगा। RMCH का निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में मेडिकल कॉलेज और दूसरे चरण में हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। निर्माण प्रक्रिया झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी और सभी काम नियमानुसार पूरे किए जाएंगे। बढ़ती ठंड के बावजूद 10,000 लोगों ने लिया खादी मेले का आनंद। स्टॉलों पर दी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी।
रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेले में ठंड के बावजूद रांची एवं रांची के आसपास से भी लोग मेले में खरीदारी करने पहुंचे। मेले में तकरीबन 10,000 लोगों ने आनंद लिया। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्टॉल में कोकुन से सूत कतई से लेकर बुनाई तथा रेडीमेड कपड़ा बिक्री केंद्र तक कैसे पहुंचता है के सफर का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। खादी बोर्ड के स्टॉल में रेशमी, सूती एवं तांत की साड़ियां, ऊनी वस्त्र, ऊनी, रेशमी, सूती बंडी, कंबल, डिजाइनर परिधान एवं ग्रामोद्योगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग इन स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मत्स्य निदेशालय के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर एक्वेरियम निर्माण सह रंगीन मछली पालन के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के स्टॉल पर अबुआ साथी हेल्पलाइन नंबर 9430328080 के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन के इस व्हाट्सएप नंबर पर लोग मैसेज कर सकते हैं। सोमवार को कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा मेले में हरिशंकर प्रसाद सिन्हा मखदूमपुर जहानाबाद द्वारा भोजपुरी गीत की प्रस्तुति की गई। बच्चों के लिए आयोजित चॉकलेट रेस प्रतियोगिता में ग्रुप ए 5 से 9 आयु वर्ग में प्रथम स्थान अर्जित आनंद, द्वितीय स्थान एडम एल्विन एवं तृतीय स्थान देव कुमार ने प्राप्त किया। ग्रुप बी 10 से 14 आयु वर्ग में वीर कुमार प्रथम स्थान, द्वितीय वेदांत सिंह एवं तृतीय जीत कुमार ने प्राप्त किया। कला संस्कृति विभाग की ओर से मंगलवार को युवराज मिश्रा रांची द्वारा उपशास्त्रीय संगीत, ठुमरी और गजल गायन, संजू आनंद एवं दल हिंदी गायन एवं संजीव परिहस्त एवं दल देवधर कथक नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। वहीं बच्चों के लिए 5 से 9 आयु वर्ग तथा 10 से 14 आयु वर्ग के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जिन बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेना है, महोत्सव परिसर में आकर वे प्रातः 11 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। सीआईडी करेगी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच। आईजी के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। झारखंड सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे। सीआईडी अब 20 दिसंबर को रातू थाना में दर्ज केस की जांच करेगी। अगर इस मामले से जुड़े और भी केस दर्ज होते हैं तो उनकी जांच भी सीआईडी के जिम्मे होगी। बता दें कि रातू थाना में हजारीबाग के रहने वाले ट्यूटर राजेश प्रसाद ने 21 नवंबर को हुई सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके एक छात्र रामचंद्र मंडल, जो गिरिडीह के महतोडीह का निवासी है, ने बलियापुर केंद्र पर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की जानकारी दी। रामचंद्र ने देखा कि परीक्षा शुरू होने से पहले एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए कुछ लिख रहा था। उसने उस व्यक्ति की तस्वीर खींची, लेकिन व्यक्ति ने कागज फाड़कर भागने की कोशिश की। ऐसी ही घटनाएं धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज, हजारीबाग के दुमरौन और रातू के मखमंदरो केंद्र पर भी देखने को मिली। एक अन्य अभ्यर्थी आशीष ने इस घटना की वीडियो क्लिप बनाई। बाद में जब इसकी तुलना परीक्षा के पेपर से की गई तो पेपर लीक का मामला सही साबित हुआ। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी दी गई। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि रातू थाना के केस को सीआईडी टेक ओवर करेगी और अन्य मामलों की भी जांच होगी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता ने दी जान। पुणे में मजदूरी करता है पति। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना से परेशान होकर एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान सुलेखा देवी 30 वर्ष के रूप में हुई है, जो तिसरी थाना क्षेत्र के भुराई गांव निवासी
अमरजीत शर्मा की पत्नी थीं। परिजनों के अनुसार अमरजीत शर्मा पुणे में मजदूरी करते हैं, जबकि सुलेखा देवी ने हाल ही में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कुछ हजार रुपये का लोन लिया था। लोन की किस्त समय पर नहीं चुकाने के कारण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। पंचायत के मुखिया इब्राहिम अंसारी और परिवार वालों ने बताया कि सुलेखा देवी को बार बार अपमानित और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना के दिन भी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने उनके घर जाकर अपशब्द कहे और धमकी दी। इस दबाव को सहन न कर पाने के कारण सुलेखा देवी ने उनके घर से जाने के बाद दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। गांव वालों की सूचना पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ आरोपों की पड़ताल की जा रही है। इस घटना के बाद सुलेखा देवी के बच्चों और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम छाया हुआ है और लोग प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साहिबगंज में हैवान पिता ने पैसों की लालच में बेटी को बेचा, खुद लेकर गया था आरोपी के घर। साहिबगंज में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को 1 लाख रुपये के लालच में दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। इस घटना में पिता और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने उसे और उसकी बहन को 19 दिसंबर की रात कटिहार के एक व्यक्ति के घर में ले गया। कुछ देर रुकने के बाद पिता छोटी बहन को लेकर निकल गया और उसे अकेला छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसे पीटेंगे। पीड़िता ने बताया कि वह रात भर जगी रही और सुबह अकेली घर आ गई। डर से उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने पड़ोस की एक महिला को घटना की जानकारी दी। मोहल्ले के लोगों को पता चलने पर उसके पिता से पूछताछ की गई, लेकिन उसने गोल मटोल जवाब दिया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और नाबालिग के बयान पर नगर थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का बयान संबंधित न्यायालय में कलमबद्ध करा लिया गया है। नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पूछताछ में 14 साल की पीड़िता से पता चला है कि 1 महीना पहले उसके पिता कटिहार मिर्चाईबाड़ी के संतोष यादव नामक व्यक्ति को घर लेकर आए और कहा कि वह तुम लोगों का दादा लगेगा। झारखंड में 8,000 पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर नहीं बना, नवंबर का मानदेय अटका। झारखंड में करीब 8,000 पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों का यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अभी तक नहीं बन सका है, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है। इस कारण नवंबर महीने के मानदेय का भुगतान इन शिक्षकों को नहीं किया जा सका। वहीं जिन 45,000 पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर बन चुका है, उन्हें उनका मानदेय मिल चुका है और उनके ईपीएफ की कटौती भी की जा चुकी है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र यूएएन नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया को पूरा करें। यदि किसी शिक्षक का यूएएन नंबर अभी तक नहीं बना है, तो इस सप्ताह उन्हें बिना ईपीएफ कटौती के नवंबर महीने का मानदेय दिया जाएगा। रांची जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने जिले के सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों के साथ सोमवार को एक समीक्षा बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। डीएसआई ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया कि वे जनवरी में होने वाली 8वीं प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी करें। इसके साथ ही प्रोन्नति और स्पीक रांची कार्यक्रम को भी प्राथमिकता से पूरा करें। इसके अतिरिक्त नगड़ी के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में सोमवार को 14वां रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ, एसएसबी, डाक विभाग, डीएफएस, सीपीडब्ल्यूडी और असम राइफल्स से 381 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। मारवाड़ी महिला कॉलेज के पास पुलिस चला रही विशेष अभियान छेड़खानी की घटना को लेकर बढ़ी मुस्तैदी। रांची के मारवाड़ी विमेंस कॉलेज के पास कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस दल के साथ विशेष अभियान चला रहे हैं। इस दौरान अड्डेबाजी वाले स्थानों, अवैध दुकानें और पार्किंग को लेकर कार्रवाई की गई है।
कॉलेज के पास फालतू का जमावड़ा लगाने वाले लोगों को खदेड़ा जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले अपर बाजार के बालिका स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी। इसका आरोपी फिरोज पकड़ा गया है। इसके बाद से रांची पुलिस छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए मुस्तैद है। महिला शिक्षण संस्थानों के आसपास से मंचलों और अवैध दुकानों को हटाया जा रहा है। कई स्थानों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। पीएलएफआई उग्रवादी कैला यादव को लातेहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई थानों में दर्ज हैं केस। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य कैला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ बरवाडीह के नेतृत्व में मनिका थाना क्षेत्र के ग्राम डोंकी से कैला यादव उर्फ संदीप गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे एक देशी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कैला यादव के खिलाफ विभिन्न थानों में 20 केस दर्ज हैं। हेमंत सोरेन को महाकुंभ में आने का दिया निमंत्रण। यूपी के शिक्षा और राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एवं कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं आस्था के प्रतीक प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एवं सुरेश राही ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उनका आमंत्रण पवित्र गंगा जल एवं महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री को महाकुंभ 2025 में पधारने के लिए आमंत्रित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एवं कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को सप्रेम स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। तेलंगाना में रह रहे झारखंड के मजदूरों को लेकर राज्य सरकार गंभीर। मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तेलंगाना में रह रहे झारखंड के मजदूरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। कहा है कि सभी की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस बाबत मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मजदूरों को आश्वस्त किया है। मंत्री ने कहा है, पिछले दिनों हैदराबाद में बिहार और झारखंड के प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले की खबर सामने आई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। झारखंड सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत तेलंगाना सरकार से संपर्क किया और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। स्थानीय प्रशासन और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपके रोजगार और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस मामले पर निगरानी रखे हुए है और जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। गिरिडीह में 4 साल की बच्ची का रेप, 17 साल का किशोर है आरोपी। गिरिडीह के बगोदर में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी एक 17 साल का नाबालिग लड़का है जो बच्ची का पड़ोसी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को इलाज के लिए गिरिडीह भेजा गया है। घटना रविवार देर शाम की है, जब बच्ची घर के आसपास खेल रही थी। आरोपी ने मौके पर फायदा उठाकर उसे बहला फुसलाकर एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जब घर आई तब उसके शरीर में खून देखा गया, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए बगोदर के एक नर्सिंग होम ले गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची को इलाज के लिए गिरिडीह भेजा गया है। एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि आरोपी भी नाबालिग है और बच्ची की मां के द्वारा मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। कॉल करने के 60 मिनट बाद भी नहीं पहुंचती एम्बुलेंस। राज्य सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करें। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा, जो आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए जनजीवन का अहम हिस्सा है,
गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम में भारी देरी हो रही है। शहरों में औसतन 25 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 40 मिनट का समय लगना तय है, लेकिन वास्तविकता इससे भी ज्यादा चिंताजनक है। कई बार कॉल करने के 60 मिनट बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस विषय में बात करते हुए कहा कि जहां 5 मिनट की देरी में लोगों की जिंदगी और मौत तय हो जाती है, वहीं झारखंड में एम्बुलेंस 20 से लेकर 30 मिनट तक देरी से पहुंच रही है। समय पर इलाज की सुविधा मिलने से जो मरीज ठीक भी हो सकते हैं, वो भी एम्बुलेंस और इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाने को विवश हैं। राज्य में कुल 546 एम्बुलेंस हैं, लेकिन इनमें से 77 एम्बुलेंस खराब हालत में हैं और सेवा से बाहर हैं। नियमानुसार हर 21,000 की आबादी पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में यह औसत 34,000 से अधिक है। खराब प्रबंधन और संसाधनों की कमी से मरीजों को समय पर मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे परिवारजनों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करें और तत्काल सार्थक कदम उठाकर इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें। साथ ही संसाधनों एवं इलाज की पुख्ता व्यवस्था करें, ताकि इलाज के अभाव में किसी भी झारखंडी की जान न जाए। हेमंत सोरेन से मिलकर आर्च बिशप और बिशपों ने क्रिसमस पर्व की दी बधाई, झारखंड वासियों के लिए की प्रार्थना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आर्च बिशप राजीव सतीश टोप्पो, NWG EL चर्च इंडिया, बिशप निस्तार कुजुर, NWG EL चर्च, बिशप GEL चर्च ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर विधायक राजेश कच्छप, सुजीत कुजूर, 15 सूत्री सदस्य रांची जिला, तारा तिर्की, सुजीत टोप्पो, राजीव एक्का, रवि बारला एवं विकास तिर्की उपस्थित रहे। इस अवसर पर समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, उन्नति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी राज्य की समस्त जनता एवं पूरे मसीही समुदाय को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। रिटायरमेंट से 3 महीने पहले कर्मियों के GPF कटौती मामले में एक्शन, दोषी अफसरों से वसूली जाएगी ब्याज की राश। सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट से 3 महीने पहले GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड की कटौती पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार अफसरों को चिह्नित किया जा रहा है। इसे लकेर वित्त विभाग के पेंशन और लेखा निदेशालय ने इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया है। निदेशालय के निदेशक नीतीश कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के 3 महीने पूर्व GPF की कटौती को बंद किया जाए और फॉर्म 73 को समय पर उपलब्ध कराया जाए। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के अंतिम 3 महीनों में भी GPF की कटौती की गई है, जिसके कारण ब्याज की गणना और भुगतान भी किया गया है। यह नियमों के खिलाफ है, क्योंकि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 272 के कंडिका 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिटायरमेंट से 3 महीने पहले GPF की कटौती नहीं होनी चाहिए। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ता है। फॉर्म 73 को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जिला पेंशन और लेखा कार्यालय तक भेजना अनिवार्य है। निदेशालय ने यह भी बताया कि अक्सर फॉर्म 73 विलंब से भेजा जाता है, जबकि इसे सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले भेजे जाने का प्रावधान है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रक्रिया में देरी के कारण अतिरिक्त ब्याज का भुगतान होता है, तो संबंधित विभाग या अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनसे अतिरिक्त सूद की राशि वसूल की जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा में फॉर्म 73 उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो इसका दोष DDO, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ऑफिस, पर तय किया जाएगा। मृत होमगार्ड के आश्रित को वन टाइम व्यवस्था के तहत मिलेंगी सभी सुविधाएं, CM हेमंत ने दी सहमति। दिनांक 15 नवंबर
2000 से झारखंड गृह रक्षक स्वयंसेवक नियमावली 2014 के लागू होने के पूर्व कर्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को मानवीय आधार पर एवं विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल किया गया है। इस मामले में अनुकंपा के आधार पर एक बारगीय वन टाइम व्यवस्था के तहत होमगार्ड के रूप में नव नामांकन के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी कैबिनेट के अनुमोदन के लिए संलेख प्रारूप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दी है। झारखंड कैबिनेट के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर क्रिसमस पर्व की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड कैबिनेट के मंत्रियों ने मुलाकात की। सभी मंत्रियों ने एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्रिसमस की बधाई दी। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने वाले मंत्रियों में संजय प्रसाद यादव, राधा कृष्ण किशोर, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, शिल्पी नेहा तिर्की, योगेंद्र प्रसाद यादव और सुदिव्य सोनू मौजूद रहे। बता दें कि आज झारखंड मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। बात दें कि सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनने के बाद कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ाने पर मंजूरी दी गई। साथ ही पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। शेष अहम प्रस्ताव जिन पर मंजूरी मिली है वो इस प्रकार हैं। एजी की रिपोर्ट को विधानसभा में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण को घटनोत्तर मंजूरी मिली। पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मेरू के लिए राशि की मंजूरी मिली है। डॉक्टर तुलसी महतो को प्रमोशन देने पर सहमति बनी। छठी विधानसभा के पहले सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में पास प्रस्तावों की डिटेल इस प्रकार है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई। षष्ठम झारखंड विधान सभा का प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएमयूएसएचए के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की प्रथम बैठक में अवयवेक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज एमआईआरयू के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग हेतु 99,56,10,604 रुपये मात्रन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में वादी डॉक्टर तुलसी महातो, तत्कालीन प्राध्यापक एफएमटी विभाग रिम्स रांची, संप्रति सेवानिवृत्त को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर वाद संख्या WP एस 4018/2021 निशांत अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2024 को पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद सन 0 कॉन्ट सिविल नंबर 788/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2024 में पारित आदेश के आलोक में वादीगणों वर्ष 2017 में नियुक्त कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतन वृद्धि अनुमान्य किए जाने हेतु एक बारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के संबंधित प्रावधान को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को दायर
एलपीए के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ क्षांत शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 9 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक के सत्रावसान के लिए कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे भाग 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई। आजादी के 77 साल बाद भी इस गांव के 41 आदिवासी परिवार पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे। सिमडेगा जिले में पानी की समस्या से दर्जनों आदिवासी परिवार का जीना मुहाल है। जिले के जलडेगा प्रखंड के गट्टीगरहा में बगैर जलमीनार बनाए घरों तक पानी कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार की जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बने जलमीनार शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। शुद्ध पेयजल के लिए लालायित लोग जलमीनार बनने के खबर सुनकर काफी आशान्वित थे, लेकिन विभागीय उदासीनता ने ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज तक एक बूंद भी पानी नल से नहीं टपका। इस गांव में 41 आदिवासी परिवार पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गट्टीगरहा गांव के लोगों ने बताया कि संवेदक जय मां कंस्ट्रक्शन द्वारा 1 साल पहले गांव में 2 बोरिंग किया गया है, लेकिन आज तक न तो जलमीनार बना न किसी को एक बूंद पानी मिला। दिखावा के लिए संवेदक द्वारा बिना जल मीनार के घरों तक नल लगा दिया गया है, जिसके कारण यहां के लोग कुआं और दाढ़ी का गंदा पानी पीने को विवश है। ग्रामीण सेब्यान होब्बो, इलियस तोपनो, संदीप तोपनो, अमित होब्बो, सुगड़ होब्बो, जोन तोपनो, सिलवंती होब्बो, पर्रस होब्बो, सागेन होब्बो, रासा सुरीन, सुखराम सुरीन, बंधनु सुरीन आदि ने कहा, हम लोग आदिवासी हैं, हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आरोप है कि विभागीय साठगांठ के कारण ऐसे संवेदकों के ऊपर कभी कोई कार्रवाई की खबर नहीं आती है। डांसर पूजा कुमारी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। बिहार से 60,000 रुपये में आया था शूटर। डांसर पूजा कुमारी उर्फ सावित्री देवी की हत्या के रहस्य से पर्दा उठाते हुए पलामू पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस मामले में पुलिस ने पूजा के प्रेमी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई देसी कट्टा और फिरौती के 10,000 रुपये बरामद हुए हैं। 22 दिसंबर को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के हरिहर चौक पर पूजा कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। कार्रवाई के तहत पुलिस ने पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र से पूजा के प्रेमी संदीप कुमार सिंह, बिहार के औरंगाबाद से मुख्य शूटर पप्पू कुमार शर्मा, छतरपुर के रवि विश्वकर्मा और शूटरों को मिलवाने वाले शुभम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। पूजा और संदीप के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन उनके बीच विवाद बढ़ गया था। इसी विवाद के कारण संदीप ने पूजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हत्या के लिए शूटरों को 60,000 रुपये की सुपारी दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी शुभम कुमार सिंह बिहार के औरंगाबाद के बारुण का निवासी है। मुख्य शूटर पप्पू कुमार शर्मा पर बिहार में विभिन्न अपराधों के 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि संदीप और पूजा दोनों शादीशुदा थे, लेकिन संदीप के पारिवारिक जीवन में पूजा बाधक बनने लगी थी। इस वजह से संदीप ने इस खौफनाक कदम को अंजाम देने की साजिश रची। पुलिस ने छापेमारी के दौरान हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब, थाना प्रभारी संजय कुमार यादव और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को सुलझाया। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है। यह हत्याकांड न सिर्फ प्रेम प्रसंग का भयावह पक्ष उजागर करता है, बल्कि समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों पर भी सवाल खड़े करता है। कैबिनेट की बैठक में नए अंदाज में दिखे सीएम हेमंत, लोग करने लगे शाहरुख खान के लुक से तुलना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नए लुक में नजर आए। कैबिनेट की बैठक के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री सीढ़ियों से नीचे उतरे, उनके लुक की चर्चा होने लगी। प्रोजेक्ट मंत्रालय में खड़े लोग हेमंत सोरेन की तुलना फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के लुक से करने लगे। आप सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन जब से जेल से बाहर आए हैं,
तब से उनके बाल और दाढ़ी बड़े हुए हैं। अब उन्होंने अपने लुक को नया अंदाज दिया है। सीएम हेमंत सोरेन अपने बाल में छोटे कर लिए हैं और दाढ़ी को नया शेप दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री मीडिया से बात करने के लिए आए तो मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नए लुक को देखकर उन्हें बधाई भी दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर जब मुख्यमंत्री गाड़ी में आकर बैठे तब उन्होंने अपने बालों पर हाथ फेरकर जरूर रिस्पांस किया। आप भी देखिए मुख्यमंत्री का ये लुक कैसे किंग खान शाहरुख से मैच कर रहा है। रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफ दिया। सक्रिय राजनीति में आने के कयास। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मिली खबर के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब ओडिशा में नए राज्यपाल की नियुक्ति होगी। इसी के साथ ये कयास भी तेज हो गए हैं। रघुवर दास अब झारखंड की सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। इस खबर से झारखंड प्रदेश भाजपा खेमे में हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ ये भी खबर है कि पूर्व गृह सचिव AK भल्ला मणिपुर के, जनरल VK सिंह मिजोरम के, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के और RV अर्लेकर केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं।